नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं उसका ताल्लुक राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के भी नॉर्थ ईस्ट इलाके से, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली से। आपको पता है कि यमुना नदी दिल्ली से होकर बहती है और नॉर्थ ईस्ट इलाके में जहां से यमुना नदी होकर बहती है उसके आसपास के इलाके को यमुना खादर के नाम से जाना जाता है। बल्कि पूरी दिल्ली में ही यमुना का जो रिवर बेड है उसे लोग यमुना खादर के नाम से जानते हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक जगह है खजूरी खास। इस खजूरी खास में यमुना खादर में, यानी यमुना नदी के किनारे पर 30 जनवरी 2017 की सुबह एक शख्स की लाश मिलती है। लाश जो है वो अधजली हालत में थी और उस लाश के साथ ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई भी ऐसा बिलोंगिंग्स या गुड्स जिसे कहते हैं वो उस लाश के साथ मौजूद नहीं था जिसे देखकर उस मरने वाले की पहचान पता हो पाती। चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और कपड़े भी आधे जले हुए थे। कोई आई कार्ड, कोई ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ जिससे पता चले कि ये बंदा कौन है, वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं थी। लेकिन यमुना नदी के किनारे अगर लाश जली हुई हालत में पड़ी हो तो आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट जैसी बात तो है नहीं, ये बिल्कुल मर्डर का मामला था। और मर्डर भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का मामला। अब खजूरी खास की पुलिस को जब इस लाश के बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीम पूरे दलबल के साथ वहाँ मौके पर पहुँची। उन्होंने लाश की फोटोग्राफी की और उसका बहुत बारीकी से मुआयना किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमाम कोशिश और मुआयने के बावजूद पुलिस को कुछ अधजले कपड़ों के सिवाय उस लाश के साथ और कोई चीज़ नहीं मिली। पुलिस बरामद नहीं कर पाई। लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जो अधजले कपड़े हैं उनका भी पुलिस ने बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस जब ये एफर्ट कर रही थी, पुलिस ये पता करने की कोशिश में लगी थी कि ये मरने वाला शख्स कौन हो सकता है। आसपास लोगों की भीड़ जमा थी, पुलिस उन लोगों से पूछ रही थी, लेकिन कोई भी मरने वाले शख्स के बारे में कुछ बता पाने में नाकाम था और सारे लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। और ये जो शुरुआती जांच में आसपास के तमाम लोग मरने वाले की पहचान से इनकार कर रहे थे, इससे ये लग रहा था कि शायद मरने वाला जो है वो खजूरी खास इलाके का नहीं है। लेकिन जहाँ का भी है वहाँ तक पहुँचना जो है पुलिस के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, जब पुलिस ने बहुत माइन्यूटली उस डेड बॉडी के साथ मिले अधजले कपड़ों को देखा तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि उसकी जो पैंट है, लाश के साथ जो पैंट मिली थी, उस पैंट में एक टेलर का टैग लगा हुआ था। कहने का मतलब ये कि वो कोई रेडीमेड ट्राउज़र या रेडीमेड पैंट नहीं था, बल्कि वो एक टेलर मेड पैंट था। तो उस पैंट में जो टेलर का टैग था, उस टेलर के बारे में अब पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की और पुलिस को ये पता चला कि ये टेलर जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस नाम का कोई टेलर नहीं है। इसका मतलब वो टेलर जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से बाहर कहीं और किसी जगह की है। तो पुलिस ने फिर उसके बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि वो पूर्वी दिल्ली में उस नाम की एक दुकान है और वो दुकान है पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर लोकेलिटी में। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस जो इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो पहुंची पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में उस टेलर की दुकान पर जहां से इस पैंट की सिलाई हुई थी। उसकी तस्वीरें और उस टेलर का टैग जो है वो पुलिस वालों ने उस टेलर मास्टर को दिखाया और पूछा कि क्या इस पैंट की तुमने सिलाई की है, ये टैग तुम्हारे दुकान की है? तो दुकानदार ने कंफर्म किया कि हाँ, ये टैग उसी की है और ये पैंट भी उसी ने सिला है। कोई भी इंसान जब कोई काम करता है और उसको उस काम से लगाव होता है तो आमतौर पर वो उन चीज़ों को बेशक थोड़ा पुराना भी क्यों ना हो जाए उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है। तो टेलर मास्टर ने भी इस पैंट को देखते ही पहचान लिया और कंफर्म किया कि हाँ, ये उसी ने सिली है पैंट। इसके बाद पुलिस ने पूछा कि ये पैंट किसने सिलवाई, तो उसके पास जो रजिस्टर था ग्राहकों का, उस रजिस्टर को उस टेलर ने बड़ी बारीकी से देखा, बहुत गौर से देखा और गौर से देखने के बाद उसने एक नाम और नंबर को आइडेंटिफाई किया, एक मोबाइल नंबर और साथ में संतोष नाम का आदमी।
ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और पुलिस को अब ये उम्मीद जगने लगी कि शायद वो मरने वाले शख्स की पहचान करने के बिल्कुल करीब है। और पुलिस को यह भी लगने लगा कि जब पहचान हो जाएगी तो फिर उसके दोस्त और दुश्मनों का पता लगाकर कत्ल के मामले को भी सुलझाया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर टेलर मास्टर से बात करके नाम और मोबाइल नंबर मिलने के बाद पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। अब पुलिस ने, चूंकि टेलर मास्टर के पास कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो मेंशन नहीं था, तो पुलिस ने यह तय किया कि मोबाइल नंबर जो है वो जिस एड्रेस पर लिया गया है, उस मोबाइल नंबर का सिम कार्ड जिस एड्रेस पर खरीदा गया है, वो उस नंबर के जरिए संतोष के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। ये एक लॉजिकल तरीका था पुलिस का, और इसके अलावा पुलिस के पास कोई दूसरा वे आउट तब तक समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस मोबाइल नंबर के बारे में पता किया और ये पता किया कि ये मोबाइल नंबर संतोष का तो है ही, लेकिन संतोष के किस पते पर है, तो जब सर्विस प्रोवाइडर होता है जो सिम कार्ड बेचते हैं, उनसे जब पुलिस ने इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी मांगी और बताया कि इसका ओनर किस एड्रेस पर रहता है, तो उन्होंने जो एड्रेस दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एड्रेस जो है वो संतोष का नहीं था और संतोष नाम का कोई आदमी उस एड्रेस पर पुलिस को नहीं मिला। कहने का मतलब ये कि संतोष जिस पर्टिकुलर नंबर का मोबाइल फोन यूज कर रहा था, मोबाइल यूज कर रहा था, सिम कार्ड कहने का मतलब, वो मोबाइल फोन जो है किसी और के नाम पर, वो सिम कार्ड किसी और के नाम पर खरीदा गया था। तो ये जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस की तफ्तीश जो है, समझ लीजिए कि बिल्कुल एक दीवार के सामने पहुंचकर कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे कैसे बढ़े। क्यों, जब पता ही गलत है, संतोष नाम का कोई आदमी ही नहीं है, तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन पुलिस ने एक दूसरा वे आउट निकाला, एक दूसरा तरीका निकाला, और वो दूसरा तरीका था उसी मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकालने का। अब पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और ये देखा कि वो मोबाइल नंबर पर किससे बात हो रही थी और वो मोबाइल नंबर कब तक एक्टिव था, कब तक वो बंद हुआ। जब पुलिस ने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पुलिस ने नोटिस किया कि वो मोबाइल नंबर 30 जनवरी, जिस रोज़ पुलिस को लाश मिली थी 30 जनवरी 2017, उसी दिन से वो मोबाइल नंबर लगातार स्विच ऑफ है और उस मोबाइल नंबर पर किसी से 30 जनवरी के बाद बात भी नहीं हुई है। स्विच ऑफ है ये भी पता चल गया और किसी से बात नहीं हुई है ये भी पता चल गया। इस बीच पुलिस ने जब उससे प्रीवियस कन्वर्सेशन पर गौर किया तो पुलिस ने देखा कि न्यू अशोकनगर लोकेलिटी से खजूरी खास, जहां पर डेड बॉडी मिली थी, उस लोकेलिटी के 2 नंबरों के बीच में लगातार बात हो रही थी। कहने का मतलब ये कि एक नंबर न्यू अशोकनगर का था, ये वही नंबर था जिस नंबर को पुलिस एग्जामिन कर रही थी, और दूसरा नंबर खजूरी खास का था जहां पर लाश मिली थी। उस नंबर पर संतोष के इस मोबाइल नंबर से लगातार बातचीत हो रही थी। कहने का मतलब ये कि लाश जहां मिली थी खजूरी खास में, कातिल कहीं ना कहीं उसी इलाके का रहने वाला था। और दूसरा कहने का मतलब ये भी है कि संतोष नाम का जिस आदमी का कत्ल हुआ उसका ताल्लुक न्यू अशोकनगर से ही था, क्योंकि न्यू अशोकनगर के मोबाइल टावरों से ही कॉल जनरेट होती थी और उसी न्यू अशोकनगर के मोबाइल टावरों पर ही कॉल जो है रिसीव भी होती थी। तो कुल मिलाकर न्यू अशोकनगर और खजूरी खास के बीच बार बार मोबाइल फोन पर बात हो रही थी और यह बात अब स्टैब्लिश हो गई। अब इसी के साथ पुलिस को एक दूसरे मोबाइल नंबर का भी पता चला जिस नंबर से खजूरी खास से लगातार संतोष के साथ बात होती थी। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में लगी और बहुत जल्द पुलिस ने यह पता कर लिया कि वो नंबर जो है खजूरी खास के ही रहने वाले 20 साल के एक नौजवान का है, 23 साल के एक नौजवान का है जिसका नाम है सुधीर उर्फ नन्ही। चूंकि पुलिस कई दिनों से इस मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे ही सही कड़ियां जुड़ती जा रही थी, तो पुलिस ने बिना देर किए हुए छापेमारी की खजूरी खास इलाके में सुधीर उर्फ नन्हे के घर में और उसे वहां से धर दबोचा। पुलिस को नन्हे के घर में पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मोबाइल उसका लगातार एक्टिव था, चल रहा था और खजूरी खास के जिन टावरों के आसपास उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन डिस्प्ले हो रही थी, दिख रही थी, उन नंबरों के सहारे पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस ने नन्हे को तो दबोच लिया, नन्हे को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो शुरू में उसने, जैसा कि आमतौर पर तकरीबन सभी मामलों में होता है, पहले उसने झूठ बोलने की कोशिश की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।
लेकिन जब पुलिस अपने सख्ती पर उतर आई तो उसने माना कि उसी ने संतोष नाम के शख्स का कत्ल किया है। और 30 साल के संतोष का कत्ल उसने अपने एक दोस्त समीर उर्फ सोनू के साथ मिलकर किया है, जिसकी उम्र 20 साल है। तो 20 और 23 साल के दो नौजवानों ने मिलकर संतोष का मर्डर कर दिया था। और यह मर्डर उन्होंने किया था 29 जनवरी 2017 की रात को, जिसके बाद अगले दिन 30 जनवरी को वो लाश जो है अधजली लाश यमुना खादर से बरामद हुई थी। अब पुलिस ने ये पूछा कि भाई आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन लड़कों ने संतोष का कत्ल कर दिया। तो इसके पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई वो कहानी अपने आप में बहुत हैरान करती है, बहुत चौंकाने वाली है। हुआ ये कि जब ये कत्ल की घटना हुई जनवरी 2017 को, उससे तकरीबन 7-8 महीने पहले एक रोज कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया जो मेन कॉन्स्पिरेटर है सुधीर उर्फ नन्हे, वो अपने मोबाइल फोन से जो है वो उसमें कुछ सर्फ कर रहा था, कुछ नंबर डायल करने की कोशिश कर रहा था। और इसी कोशिश में उसके मोबाइल फोन से एक नंबर गलती से डायल हो गया। और जो नंबर गलती से डायल हुआ वो नंबर इसी संतोष की बीवी का था। संतोष की बीवी ने पहले फोन उठाया और उधर से सुधीर ने बातचीत करने की शुरुआत की। चूंकि संतोष की बीवी या संतोष सुधीर को बिल्कुल नहीं जानते थे, दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई लेना देना नहीं था, तो उसकी वाइफ ने सुधीर के मोबाइल नंबर, सुधीर के कॉल को यह कहकर काट दिया कि यह रॉन्ग नंबर है, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुधीर जो है वो थोड़ा सिरफिरा किस्म का नौजवान निकला। उसने अब संतोष की वाइफ को लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया, न सिर्फ उस दिन बल्कि उसके बाद के दिनों में भी। अब जब लगातार कोई किसी की बीवी को फ़ोन करेगा या किसी भी लड़की या महिला को फ़ोन करेगा और उसे परेशान करेगा तो घर के बाकी लोग परेशान तो होंगे ही। इस पर जब संतोष को जानकारी मिली, जब उसकी बीवी ने बताया अपने पति को कि वो रॉन्ग नंबर जो उस दिन आया था फ़ोन, वो लड़का लगातार मुझे फ़ोन करता है, तो फिर संतोष जो है उसकी इस कहानी में या इस सीन में एंट्री हुई। उसके बाद संतोष ने सुधीर से बात करने की शुरुआत की और वो लगातार सुधीर को ये समझाता रहा, चेतावनी देता रहा, डराता रहा, कभी गाली गलौज करता रहा कि भाई मेरी बीवी को फ़ोन करना बंद करो। मगर वो सुधीर जो है वो इतना सिरफिरा या आप कह लें कि सनकी किस्म का लड़का था कि संतोष के बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो उसकी बीवी को फ़ोन करना बंद नहीं कर रहा था। और ये सिलसिला पिछले 7-8 महीनों से लगातार चल रहा था, यानी ये सिलसिला 2016 से ही चल रहा था। इसी सिलसिले के चक्कर में सुधीर की और संतोष की भी दिन में कई बार बात हो जाती थी और सुधीर जो है संतोष की बीवी को भी दिन में कई बार फ़ोन करता था। लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर होता यही था कि कॉल छोटी सी होती थी, गाली गलौज और एक दूसरे को डराने धमकाने के सिलसिले के साथ ही वो कॉल बंद हो जाती थी। अब हुआ ये कि ये झगड़ा अक्सर बढ़ने लगा और जब झगड़ा बढ़ने लगा तो एक रोज़ वो जो सुधीर था जिसने पहली बार रॉन्ग नंबर लगाया था या गलत कॉल जिसने की थी, उसी सुधीर ने संतोष को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि एक बार वो चाहता है कि वो लोग दोनों आपस में मिल लें और आपस में मिलकर इस डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व कर लें, इस झमेले को ख़त्म कर लें। इसके बाद आगे कोई लड़ाई झगड़े का सिलसिला जो है वो नहीं रहेगा। संतोष को लगा कि चलो इतने दिनों से ये परेशान कर रहा है, अब इसको सद्बुद्धि आई है, ये समझदारी वाली बात कर रहा है, तो चलो मिल लेते हैं। इस पर न्यू अशोकनगर का रहने वाला संतोष जो है सुधीर के बुलावे पर पूर्वी दिल्ली न्यू अशोकनगर से चलकर मतलब पैदल चलकर नहीं, मतलब वहाँ से ट्रैवल करके वो पहुँचा खजूरी खास नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सुधीर के बुलाए हुए ठिकाने पर, बुलाए हुए पते पर। वहाँ पर सुधीर के साथ उसका एक और दोस्त सोनू भी मौजूद था। इन दोनों लड़कों ने पहले ही संतोष की हत्या करने की साजिश रच रखी थी। वो चाहते थे कि वो संतोष का कत्ल कर देंगे, क्योंकि संतोष जो है कई बार सुधीर को बुरी तरह से धमका चुका था, डरा चुका था और ये भी बता चुका था कि अगर वो बाज नहीं आया तो वो पुलिस में भी शिकायत करेगा या खुद वो उसे बर्बाद कर देगा या जो भी करेगा। इस तरह की धमकी भरी बातें वो पीड़ित पति जो है वो लगातार सुधीर को दिया करता था। तो सुधीर जो है वो खुंदक में था और उसको लगता था कि अगर वो संतोष की हत्या कर देगा तो इस सिलसिले का अंत हो जाएगा। तो खैर, बदले की भावना से कह लें या रोज़ रोज़ के गाली गलौज की वजह से कह लें, सुधीर ने संतोष को बुलाया और उसके बाद सुधीर ने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर संतोष की हत्या कर दी और
सबूत मिटाने के लिए उन्होंने लाश को चोरी छिपे न सिर्फ यमुना खादर में यानी यमुना नदी के तट पर ले जाकर फेंका, बल्कि उसकी लाश को केरोसिन या पेट्रोल जैसी कोई चीज़ डालकर जलाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लाश पूरी तरह जली नहीं, अधजली हालत में वहाँ पड़ी रही। और अगले दिन सुबह 31 जनवरी की सुबह 2017 को उस लाश पर लोगों की नज़र पड़ी और इसके बाद इस कहानी में पुलिस की एंट्री हुई। फिर तो जैसे तफ्तीश हुआ और जैसे पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया उसके बारे में आपको मैंने बता ही दी। अब राजेश का कत्ल करने से पहले इन लोगों ने उस रात को राजेश को शराब पीने का दावत भी दिया था, न्योता भी दिया था। हालांकि राजेश शुरू में रिलक्टेंट था, वो शराब नहीं पीना चाहता था सुधीर और उसके साथी सोनू के साथ मिलकर, लेकिन जब सुधीर ने कहा कि वो सारे गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, आज के बाद वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई ऐसी कड़वाहट नहीं रहेगी, तो राजेश को जब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया तो राजेश जो है वो शराब पीने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सुधीर और सोनू इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही राजेश जो है बहुत ज़्यादा नशे में हुआ, उन्होंने पहले गला घोंट कर उसकी जान ली, फिर लाश को चोरी छिपे रात के अंधेरे में यमुना के किनारे ले जाकर फेंका और जला दिया। तो ये थी कहानी कत्ल का एक ऐसा मामला जिसकी शुरुआत एक रॉन्ग नंबर से हुई, अपने आप में बहुत ही अजीब, बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही दुखद, जिसमें मरने वाले शख्स की सच पूछिए तो कोई गलती नहीं थी। वो अपनी बीवी के साथ लगातार हो रही टेलीफोनिक छेड़छाड़ से अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने और बचाने की कोशिश कर रहा था और इन सिरफिरे लड़कों ने एक बेगुनाह आदमी की हत्या कर दी और उसकी जान ले ली। लेकिन थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की पुलिस, जिसने 2017 में इस मामले को बहुत ही कामयाबी से और बहुत ही टफ ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने सॉल्व किया था। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, इस कहानी के सिलसिले को ख़त्म करूं, इससे पहले जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया था और बताया था कि किस तरह अमेरिका की एक महिला जो तकरीबन 14-15 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड हो गई थी, वो महिला कैसे फिर से जीवित हो उठी और जीवित होने के बाद उसने जो बयान किया, उसने बताया कि इन 14-15 मिनटों में उसने 5 साल स्वर्ग में रहने की घटना या स्वर्ग में रहने का अनुभव जो है उसने महसूस किया था, जिसके बारे में उसने लोगों को बताया, दुनिया को बताया, एक किताब लिखी, यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया और इस तरह उसने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया था। वो कहानी मैंने आप सबको सुनाई थी। बहुत सारे लोगों ने उस कहानी को बहुत पसंद किया और लोगों ने कहा कि ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अजीब भी है। कई सारे लोगों ने उस कहानी पर यकीन किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। कुछ लोगों को लगा कि बिल्कुल ही बकवास है क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करने का कोई मन नहीं करता है। तो खैर, अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, मैं सारे लोगों के कमेंट्स और उनकी सोच का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका सम्मान भी करता हूं। चाहे वो सोच मेरी सोच से मिले या न मिले, वो अलहदा बात है, वो अलग बात है। आइए अब कुछ कमेंट्स तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने किए हैं, लेकिन मैं अपने कुछ दर्शकों के नाम जिन्होंने कमेंट किए हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एमी शेरगिल बलसारा जी ने कमेंट किया है। सौरभ मामगाइन का कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। राधिका जी ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। वयागर के नाम से एक आईडी है, अगर मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने कुछ धार्मिक बातें लिखी हैं। सुरेंद्र भंडवा जी ने कमेंट किया है, सुरेंद्र भंडवा जी, और उन्होंने कहा है कि स्वर्ग नर्क के बारे में तो उन्हें नहीं पता, लेकिन ये कहानी जो उन्होंने सुनी और मैंने जो सुनाई वो उनको बहुत अच्छी लगी। नंदिता ने इसको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया है, थैंक यू वेरी मच नंदिता। गीतांजलि साइकिया ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। मनीष पांडे और नीलेश ठाकुर जी का कमेंट आया है। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आदित्य आनंद सिंह, इन्होंने कई सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत स्वागत आदित्य आपका, बहुत धन्यवाद आपका। और बाय यूट्यूब व्यूज़ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है, इस तरह के नहीं, मतलब उन्होंने कहा है कि ऐसे वीडियोस मुझे और पोस्ट करने चाहिए। खैर, डिज़ाइन मुंगा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है, हाय सर, लव योर वर्क, थैंक्स फॉर मेकिंग आवर डे वर्क ईजी विथ क्राइम स्टोरी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद रिजवान ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। एबी क्रिएशंस के नाम से आईडी है, बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए और मेरे वीडियोस में आने के लिए। भुवन ने भी कमेंट किया है। प्रवीण जी का कमेंट है। विजेंद्र सिंह जी रेगुलर कमेंट करते हैं, उज्जैन से है मेरे ख्याल से। और बाकी रोहित मिंज के नाम से मुझे लग रहा है कि आपका ताल्लुक ज़रूर झारखंड या ओडिशा या छत्तीसगढ़ से होगा।
बहुत स्वागत आपका रोहित। और देवराज शर्मा जी ने भी कमेंट किया है। कुलदीप वर्मा जी, मिस्टर इंडिया 39 के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर वो इस तरह की बातों से वो बिल्कुल सहमत हैं। शशि प्रभा जी ने कमेंट किया है और ब्यूटीफुल वीडियो के नाम से एक आईडी है, वो बता रहे हैं कि वो हांगकांग से मुझे देखते हैं और उन्होंने खुद को मेरा बहुत बड़ा फ़ैन बताया। थैंक यू वेरी मच, फीलिंग ऑनर्ड। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं। ज़ियाउल हक हमीदी, इन्होंने भी कमेंट किया है और ये मॉन्ट्रियल कनाडा से देखते हैं हमें। रियल लाइफ केयर हाउस के नाम से एक आइडिया, उन्होंने कहा है संत रामपाल जी महाराज ने ये सारा ज्ञान अपने भक्तों को दिया है, हम इस बात को सच मानते हैं। बिल्कुल, देखिए, मानना नहीं मानना हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है। धर्मों में तो स्वर्ग नर्क के बारे में कहा ही गया है, तो फिर अगर आप इसको सच मानते भी हैं तो कोई इसे अंधविश्वास के तौर पर नहीं लेगा, क्योंकि जो बातें धार्मिक तरीके से कही जाती हैं वो अंधविश्वास नहीं होती। ये भी एक खूबसूरती है। खैर, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मौलाना निसार अहमद साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। स्टॉप पासपोर्ट मैरिजेस के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया। आर के राजपूत जी, शिव शक्ति भक्ति के नाम से कमेंट है। सोनल सिन्हा जी ने कमेंट किया है और उमा शर्मा जी बेंगलुरु से कमेंट करती हैं और बहुत ही लविंगली मुझे अपना भाई कहते हुए संबोधित करती हैं और कमेंट करती हैं। बहुत मैं भी ऑनर्ड और लविंग फील करता हूं। थैंक यू वेरी मच उमा, आप यूं ही कमेंट करते रहें और अपनी राय देते रहें। शीतल शर्मा जी और विजय कुमार लामा जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सारे लोगों का। सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारी राय, अपनी अपनी बातें आप सभी लोगों ने रखी है। मैं सारे लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सारे लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई कहानी, किसी नए वाक़े के साथ। तब तक आप क्राइम तक देखते रहिए, खबरों से वाकिफ रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सीनियर कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।